नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। आप देख रहे हैं अपनों उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। 31 जनवरी सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नैनी सैनी एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ देहरादून हवाई सेवा का शुभ आरंभ कर हरी झंडी दिखाकर किया। वह स्वयं भी हवाई जहाज में बैठकर देहरादून रवाना हुए। नैनी सैनी एयरपोर्ट में पिथौरागढ़ देहरादून हवाई सेवा का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सेवा प्रारंभ होने पर सभी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर धार्मिक पर्यटन व प्राकृतिक पर्यटकों का आना जाना सहजता से हो। हवाई सेवा अति आवश्यक है। उन्होंने कहा, पहले पिथौरागढ़ से देहरादून दिल्ली जाने में 17 घंटे लगते थे। मोदी जी के प्रयासों से बनी ऑल वेदर सड़क बनने से देहरादून दिल्ली 11 घंटे लगते हैं। सीमांत जिले हवाई सेवा प्रारंभ होने के बाद 1 घंटे में देहरादून पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा, देहरादून एयरपोर्ट का विस्तार का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। पंतनगर एयरपोर्ट को भी विस्तारित करने का कार्य प्रगति पर है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में जेडीयू के मुखिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का यह मास्टर स्ट्रोक है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी विपक्ष का पत्ता साफ होना तय है। इसी बीच नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत निराश किया है। हमारे गठबंधन में एक बहुत ही अच्छी संभावना थी। उन्होंने अपना मान सम्मान भी खोया और अपनी आगे की संभावनाएं भी खोई। अब वह केवल मुख्यमंत्री और बीजेपी के पिट्ठू बनकर रह जाएंगे। बीजेपी उनसे निश्चित तौर पर बदला लेगी, क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ गठबंधन खड़ा किया और उनके खिलाफ जो कुछ बोला है। हाँ, मुझे बहुत दुख है। मैं नीतीश जी का बड़ा आदर भी करता था, मेरी अच्छी दोस्ती है उनसे, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी सैद्धांतिक लड़ाई को इस मुकाम तक ले जाने के बाद जब उनको लोग संभावित प्रधानमंत्री के रूप में देखने लग गए थे, तो वो इस तरीके से भाजपा शरणम गच्छामि होंगे। उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक व्यक्तित्व इससे समाप्त कर दिया। तो इससे इंडिया गठबंधन को रहा सवाल हरिद्वार का, ये फैसला जो है कांग्रेस पार्टी को करना है, कहाँ किसको लड़ाना है, ये मेरे मीनू में नहीं है। ये जो है श्री यशपाल आर्य जी और श्री करण मेहरा फैसला। रावत जी का मन क्या है? एक स्थिति के बाद आप मन के नहीं होते हैं, आपको जो है पार्टी का आदेश मानना होता है। अगर आलाकमान कहता है तो। और मैं यदि मेरे मन की बात कहो तो मैं पार्टी से कहूँगा कि मेरी बेटी को लड़ाओ। वो बहुत दिनों से काम कर रहा है वहाँ, तो क्योंकि बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, तो जो काम कर रहे हैं उनको उसका पुरस्कार मिलना चाहिए। उनमें क्षमता है, उन्होंने सीखा है हमसे, तो आगे आने वाले समय में उस सीख का फायदा राज्य को मिले, ये मेरी इच्छा हो सकती है। और बाकी हमने जिन लोगों को राजनीतिक रूप से तैयार किया, वो लोग सब सक्षम लोग हैं। हरीश धामी जी हैं, ये पूरे आगे आने वाले दिनों में हमारी विरासत को आगे ले चलने के लिए बिल्कुल सक्षम है। बहुत सारे लोग हैं जो जिनमें क्षमताएँ हैं, जो आगे पार्टी को मजबूती का से आधार प्रदान करेंगे। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजधानी देहरादून के कलेक्टर सभागार में 20 सूत्रीय कार्यक्रम व कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष व राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गिरोला ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं बैठक में देहरादून की जिला अधिकारी सोनिका संघ, मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान भी मौजूद रही। इस दौरान राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गिरोला ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अधिकारियों द्वारा कार्यों की समीक्षा की। वहीं इस बीच ज्योति प्रसाद ने कहा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के विभिन्न इंडिकेटर्स को लेकर आज समीक्षा की जा रही है। सूत्रीय कार्यक्रम के विभिन्न इंडिकेटर्स को लेकर विभिन्न विभागों के बीच में आज यहाँ समीक्षा हो रही है, और मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि अक्टूबर माह के 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा में देहरादून जिला पूरे प्रदेश में प्रथम आया था।
और जो हमने अभी नवंबर माह की समीक्षा की है उसमें देहरादून जिला थोड़ा सा दूसरे नंबर पे है। तो देहरादून के सभी अधिकारियों को, मुख्य रूप से यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के मुख्य विकास अधिकारी और पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बधाई भी है कि सभी विभाग जितने भी इंडिकेटर्स, जितनी भी योजनाओं, उस योजनाओं का क्रियान्वयन, ग्रामीण स्तर पर उनका लाभ लगातार अधिकारी प्रयास करते हुए देहरादून जिला की एक अच्छी पोजीशन को बनाए रखते हैं। इसलिए मेरा सभी को बधाई भी है। और आगे आने वाले समय में जहाँ पर थोड़ी कमियाँ हैं उनमें किस प्रकार से हम सुधार कर सकते हैं, उन सब सुधारों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। दूसरा, अभी तक हम जिलों की रैंकिंग करते आए। एक विषय यह भी आया कि अब हमको ब्लॉकों की रैंकिंग करनी चाहिए ताकि हम पूरे प्रदेश भर के उन सभी आकांक्षी ब्लॉकों का डाटा इकट्ठा करें जहाँ पे थोड़ा योजनाओं का प्रभाव कम दिखाई देता है, योजनाओं का क्रियान्वयन में थोड़ी कमी रहती है। उन सारे विषयों को लेकर चर्चा वार्ता। तो अभी हमारे उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को खुलासा किया कि समिति 2 फरवरी को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसका आंकलन कराकर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लाएंगे और फिर विधानसभा सत्र में बिल लाया जाएगा। पर कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री में जब 2021 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब से यह समान नागरिक संहिता का गाना गा रहे हैं और नई सरकार बनने के बाद इन्होंने कमेटी बनाई, उसे समिति का कोई बार कार्यकाल भी बढ़ाया गया। विधानसभा सत्र जो है वो शुरू हो रहा है और कहा जा रहा है कि 6 फरवरी को यूसीसी का ड्राफ्ट जमा पेश किया जाएगा। देखिए, यूसीसी समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ ली थी 2021 में, तब से लगातार ये यूसीसी का गाना गा रहे हैं और नई सरकार बनने के बाद इन्होंने कमेटी बनाई जिसका कई बार कार्यकाल भी बढ़ाया गया और आज फिर यूसीसी की बात कर रहे हैं। और देखिए, सदन में जब आएगा तब हमारे कांग्रेस के विधायक उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और अपनी बात सदन में ही कहेंगे। अभी देखना ये है कि यूसीसी के ड्राफ्ट में क्या आता है, क्या इन्होंने सम्मिलित किया है, किस तरीके का ड्राफ्ट ये ला रहे हैं, क्योंकि अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। हमने समिति को पत्र लिखकर भी कहा था कि आप किन बिंदुओं में सुझाव चाहते हैं, लेकिन समिति ने उस पत्र का आज तक भी जवाब नहीं दिया। हमने 4 पत्र समिति को लिखे हैं। अब जब सदन में आएगा, निश्चित रूप से कांग्रेस के विधायक नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सदन में अपनी बात गंभीरता से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने आज पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आईएफएस रैंक के अफसर पर महिला उत्पीड़न का आरोप लगाया है। गरिमा दसौनी ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी आईएफएस रैंक के सुशांत पटनायक ने अपनी एक जूनियर का एक बार नहीं बल्कि कई बार उत्पीड़न किया है। उन्होंने बताया कि जिसके साथ उत्पीड़न हुआ वो उत्तरकाशी में बीजेपी के पूर्व विधायक गोपाल सिंह रावत की बेटी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी से पूर्व विधायक की बेटी द्वारा लिखित में प्रदेश के डीजीपी से शिकायत की गई है, लेकिन शिकायत करने के बाद भी उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या अंकिता भंडारी की तरह ही गोपाल सिंह रावत की बेटी की चीख भी अनसुनी हो रही है। जो है विधानसभा सत्र होने में कुछ ही दिन बाकी है, सरकार जो है यूसीसी की विधायिका ला सकती है और जो है जो राज्य आंदोलनकारी का आरक्षण का मामला है वो उसमें रोक कर सकता है। देखिए, बहुत ही शर्मनाक है कि पुष्कर सिंह धामी जी अपने कुशासन को, अपनी कुनीतियों को, अपने कुकर्मों को यूसीसी के पीछे बार बार छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे वहाँ हमारा देश एक संघ है, हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमें एक संघ बोला गया है। ऐसे में कुछ जो है वो राज्य सरकार के इश्यूज होते हैं, कुछ केंद्र के होते हैं, कुछ समवर्ती सूची के होते हैं। यूसीसी समवर्ती सूची का इशू है, यानी कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों
कानून बना सकते हैं। लेकिन ये भी कहा गया है संविधान में कि जिस दिन केंद्र सरकार अपना कानून बनाएगा वो अम्ब्रेला कानून होगा और उसी में राज्यों के कानून भी विलय हो जाएंगे या फिर नल एंड वॉइड हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये कि वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी क्यों करा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। दूसरी बात ये कि अगर यूसीसी इतना अच्छा आइडिया है तो फिर क्यों नहीं अमित शाह जी इसको ले आते हैं, इसको संसद में लाए ना अमित शाह जी। अगर ये सारे देश के लिए मुफीद है, एक देश एक कानून की बात धामी जी कर रहे हैं, तो फिर क्या उत्तराखंड इस देश का हिस्सा नहीं है? केवल उत्तराखंड में क्यों लाओगे यूसीसी? ये तो फिर पूरे देश में आना चाहिए अगर इसका मसौदा इतना बढ़िया है। और इतना आसान नहीं होगा। मौलिक अधिकारों की बात या संविधान में संशोधन की बात पार्लियामेंट से होनी है। धामी जी का उस पर कोई। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में भारत नेपाल सीमा स्थित राजस्व ग्राम सिसिया में विवादित रास्ते का उप जिलाधिकारी रविंदर सिंह बिष्ट ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। इस संबंध में ग्रामीणों ने पूर्व में एसडीएम के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। ग्रामीणों के अनुसार राजस्व ग्राम सिसिया में मुख्य रोड पर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पास से बंधा गांव की ओर से जाने वाले संपर्क रास्ते को कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर कब्जे में लेकर खेत बना दिया गया है और रास्ते पर तार बांधकर अवरुद्ध कर दिया गया है, जबकि रास्ता भू अभिलेख में दर्ज है। ग्रामीणों का कहना है कि इस रास्ते से बच्चों को स्कूल आना जाना रहता है, आसपास के ग्रामीणों का भी आवागमन रहता है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इस संपर्क रास्ते पर कब्जा कर बंद कर दिया गया है, जिससे स्कूली बच्चों और ग्रामीणों का आना जाना बंद हो गया। वहीं ग्रामीणों ने तत्काल संपर्क रास्ता खुलवाने की मांग की है। वहीं एसडीएम रविंदर सिंह बिष्ट ने दोनों पक्षों से बातचीत कर आश्वासन दिया है कि दोनों पक्ष राजी हो गए हैं, जल्द ही रास्ता खुलवाने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। विवाद में जो दो पार्टी से मेरी बात हो गई है, फिर क्या हो गया? मतलब तैयार हो गए हैं कि आधा रास्ता वो देंगे, आधा रास्ता में, ताकि जो यहाँ से हमारी बालक बालिकाएं आती हैं स्कूल से ले, उनका आने जाने का रास्ता अच्छी तरह से बन सके। तो ये राजी हो गए इसमें एक आध दिन में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पौड़ी के बाल वैज्ञानिक किशन चंद की प्रतिभा को अब पंख लगे हैं। किरसू ब्लॉक के इंटर कॉलेज डामकेश्वर में कक्षा 8वीं के छात्र किशन का विज्ञान मॉडल व्हीट एंड क्राफ्ट कटिंग मशीन को अब ज्ञापन में जापान में प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें किशन काफी उत्साहित है। प्रतिभा के धनी किशन का विज्ञान मॉडल कृषि साधनों के जरिए खेती को आसान बनाने का है, जिसका फायदा काश्तकार ले पाएंगे। किशन कुमार, इंटर कॉलेज डामकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल। तो आपका क्या प्रोजेक्ट था, क्या उसका नाम और कैसा आइडिया है कि इस तरीके का? मेरा प्रोजेक्ट का नाम है व्हीट एंड ग्रास कटर मशीन और मेरे दिमाग में आइडिया इस प्रकार से आया कि मैंने अपनी मम्मी लोगों को और कई सारी महिलाओं को देखा, खेत में जाते थे और वहां से गेहूं काट के लेके आते थे, तो उसके बाद घर में ले जाना पड़ता था, एक गड्ढे में बांधना पड़ता था, तब काटना पड़ता था, तो लंबी प्रोसेस होती थी। इसी को मैंने सर के साथ डिस्कस किया और मैंने सर ने मिलकर इस यंत्र का निर्माण किया। तो ये यंत्र इस प्रकार से काम करता है, जो छोटी बाली होंगी वो यहाँ पे आटे की कट जाएंगी, जो बड़ी होगी थोड़ा झुक के यहाँ पे कट जाएगी, उसके बाद वो यहाँ से फिसल के कट्टे में बढ़ जाएंगी, जिसके कारण हम कई सारे कट्टे भर सकते हैं और ये यंत्र सामान ढोने के काम भी आ सकता है। और जैसे कि खेतों में होता ही है कि किसान को पसीना आता है तो वो अपना मोबाइल जेब में रखता है, तो मोबाइल गीला हो जाता है वो भी इसमें रख सकते हैं और जो फसल की घास बच जाती है वो भी इसमें काटा जा सकता है। मम्मी, यहाँ पे जो बाल वैज्ञानिक है उनके जो मॉडल्स है वो प्रदर्शित किए गए हैं, क्या कुछ कितने चयनित हुए हैं और क्या क्या इनोवेटिव देखने को मिला इनमें? देखिए, मैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से हूँ जो ये ऑर्गेनाइज करवाता है, DLPC जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है। इसमें हम ऐसे बच्चों को चूज़ करते हैं जिनका कुछ इनोवेटिव हो, नॉट साइंस एग्जीबिशन टाइप का। इसमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ को हम आगे प्रमोट करने का काम करते हैं, जिसके लिए बच्चों को हम 10,000 रुपीज़ उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं कि अपने प्रोटोटाइप आप मॉडल बना के रिप्रेजेंट करो। तो फिर इसमें अभी जितने बच्चे प्रेजेंट होंगे 282 जैसे बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है पौड़ी गढ़वाल में अभी, तो हम इनका जितने भी बच्चे प्रेजेंट होंगे उनमें से 10% हम आगे लेके जाएंगे स्टेट लेवल के लिए। तो आप सर दे सकते हैं। सर नाम बता दीजिएगा। आशीष रावत है, मैं इंटर कॉलेज धामकेश्वर से हूँ, किरसू ब्लॉक, पौड़ी गढ़वाल। आज आपका जो प्रोजेक्ट है, साथ में जो स्टूडेंट है तो चयनित हुआ है, कितनी खुशी और कितनी मेहनत लगी है? सर नेशनल में चयनित हुआ है
बच्चा जापान जा रहा है, एक ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जापान जैसी एडवांस सिटी में इंस्पायर के जरिए जा रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। और ऐसे प्रोग्राम के लिए सरकार को भी, राज्य सरकार या भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि ग्रामीण बच्चों को इस प्रकार प्रोत्साहन मिल रहा है इनसे। सर, किस तरीके से आप पूरी मेहनत रही, कितने समय में ये मॉडल बनकर तैयार हुआ है? सर, ये बार बार हमें इसे ग्रेड करना पड़ा, अपग्रेडिंग करनी पड़ी इसमें। तो लगभग 1 साल से काम कर रहे थे हम, लगभग 5-6 बार इसको मॉडिफाइड कर चुके हैं हम। जो बाल वैज्ञानिक है, तरह तरह के आविष्कार जो उन्होंने किए वो हैं, और गर्व की बात यह है कि एक बच्चा जो है जापान के लिए भी सिलेक्ट हुआ है। किस तरीके से आप बाहर की उभरती हुई प्रतिभा को देखते हैं? जी, मैं इस अवसर पर उस बच्चे को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुआ है। और इसके साथ साथ आज जो कार्यक्रम था, ये बाल वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम था। ये इंस्पायर अवार्ड नामक एक कार्यक्रम रखा गया है, जो कि ब्लॉक स्तर से चयनित होकर आज जिले में आ रखे हैं बच्चे, और इनके बाद यहाँ से भी परीक्षण होगा। जो जिले स्तर पर निकलेंगे उनको जो है प्रदेश लेवल पे जाना है, उसके बाद इनका चयन फिर राष्ट्र लेवल के लिए किया जाएगा। तो इन बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, भगवान का नौले से प्रार्थना करता हूँ कि इनका भविष्य निष्कंटक हो, बड़ा उज्जवल भविष्य हो। अपने अपने क्षेत्र में जो इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं वास्तव में तारीफ़े काबिल हैं, और इनके साथ उन शिक्षकों ने भी बहुत मेहनत की है, जो इनके जो है क्या कहते मार्गदर्शक शिक्षक जो इनके हैं, उन शिक्षकों ने भी बहुत मेहनत की है। और उसी हिसाब से, क्योंकि परिवार की झलक जो है बच्चे के अंदर दिखती है, तो मार्गदर्शक शिक्षक ने जितनी मेहनत की है वो छवि जो है उस बच्चे के अंदर उभर के आई है। और आज बच्चों का चयन राष्ट्र लेवल पे हो रहा है, इसलिए मेरा पूरा जनपद में जितने ब्लॉक हैं, 15 ब्लॉक, सारे बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उन शिक्षकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संभावित 3 फरवरी को मंडल मुख्यालय पौड़ी दौरे को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी में जुट गया है। इसी के मद्देनजर आज जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान जिला अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के संभावित मंडल मुख्यालय पौड़ी दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी में जुट गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मंडल मुख्यालय दौरे के दौरान 400 से 50 करोड़ में अधिक की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। इस दौरे में वे रांची स्टेडियम व देश के प्रथम CDS बिपिन रावत की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। CM सर का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है 3 तारीख की तिथि उसमें प्रस्तावित की गई है। उसमें नारी सशक्तिकरण से संबंधित एक कार्यक्रम है, और उसमें बड़ी संख्या में महिला प्रतिभागियों द्वारा या लाभार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। और जो संख्या है लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास का हमारा नंबर रहेगा। और उसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं, और सकुशल और महिलाओं को किसी किस्म की समस्या का सामना न करना पड़े, उसके लिए भी मेरी तरफ से निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ड्यूटीज़ भी हमारी हो चुकी है, और कॉन्टीन्यूसली हम इसे मॉनिटर करें। और मुझे आशा है कि बहुत सकुशल संपन्न होगा और अच्छे तरीके से ऑनरेबल CM सर का यहाँ पे वेलकम करेंगे। की लगभग 475 करोड़ की हमारी स्कीम्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है। इसमें महत्वपूर्ण योजना हमारी रांची के स्टेडियम वाली है जो 22 करोड़ की, लवाली झील का भी लगभग 11 करोड़ 90 लाख का एक बजट है। सिमिलरली जो देवप्रयाग से एक रोड है RBNL के कॉन्टीन्यूस ट्रक्स के मूवमेंट के कारण खराब हुई है, तो वो भी 16 करोड़ समथिंग की एक बड़ी स्कीम है जिसे इनॉग्रेट किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज दिनेशपुर थाना के सब इंस्पेक्टर संतोष के नेतृत्व में द्रोण कॉलेज के छात्र छात्राएं खुदीराम बोस स्टेडियम में एकत्रित होकर परिवहन संबंधित नियम कानून को परिवहन अधिकारी एवं पुलिस के द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। उसके बाद
एक रैली का आयोजन खुदीराम बोस स्टेडियम में दिनेशपुर नगर की परिक्रमा करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक पर द्रोण कॉलेज के बच्चों के द्वारा नुक्कड़ नाटक के बाद समाप्त किया गया। इस दौरान सब इंस्पेक्टर संतोष ने कहा कि रैली नुक्कड़ नाटक के जरिए परिवहन संबंधित लोगों को जागरूक करना है। इसी के तहत यहां कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इन्फोर्समेंट लगातार जारी है। हमारे द्वारा ओवर स्पीड, विदाउट हेलमेट, विदाउट डीएल में प्रतिदिन चालान किए जा रहे हैं और चालानों की संख्या भी अत्यधिक है। अभी हमने नाबालिग बच्चों जो वाहन चलाते हैं उसके पूरे नैनीताल जिले में और उधम सिंह नगर जिले के अंदर हमने प्रोग्राम करा जिसमें बहुत सारे बच्चों का, नाबालिग बच्चों का और उनके अभिभावकों का चालान किया गया। इसके लिए जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है। इन्फोर्समेंट अपनी जगह है, मगर जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक इस तरह की बिना हेलमेट और बिना डीएल पे कंट्रोल किया जाना बहुत मुश्किल काम है। 34वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह इसी के क्रम हमने आज बच्चे जो हैं हमारे कॉलेज के बच्चे हैं और जिनके सहयोग से आज एक जागरूकता रैली निकाली गई ताकि एक ट्रैफिक के संबंध में सकारात्मक संदेश दिनेशपुर की जनता और लोगों को दे सकें। मेरे हिसाब से देखिए अब ये वक्त आ चुका है कि इस चीज़ को हम अपने घर से शुरू करें और बच्चों को इस चीज़ का एक माहौल बनाना शुरू करें कि ट्रैफिक के नियम कितने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एक समुचित जब पूरा सामाजिक एक इसमें क्रांति आएगी तब लगता है मेरे को कि शायद ये चीज़ें दूर पाएँ। केवल चालानी प्रक्रिया करने से पुलिस अपने काम करती है उससे ये काफ़ी नहीं है। ये समाज का समग्र विकास इसमें ज़रूरी है। एक मतलब एक अटेम्प्ट हम लोगों ने करना चाहिए इसमें पूरे समाज को, तब जाके ये चीज़ें दूर होंगी। ठीक हो। हमने जो भी नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया हमने लोगों को जागरूक कराने के लिए किया है कि आजकल जो भी यातायात के नियम वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। ना ही लोग हेलमेट पहन के गाड़ियाँ चला रहे हैं, ना ही सीट बेल्ट पहन रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया में सबसे ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से मौतें हो रही हैं। उन मौतों के कारण कितने परिवार उजड़ चुके हैं। तो सिर्फ उन्हीं लोगों को जागरूक बनाने के लिए, बाकी जो लोग नियम फॉलो करते हैं उनको और शाबाशी देने के लिए हम लोगों ने ये नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया है, ताकि हमारे इस नाटक से अगर किसी लोग की भी किन्नी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्षेत्रीय उद्योग हितधारक विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रयोगात्मक परिक्षेत्र के हवालाबाग में संभावित उद्यमियों के लिए 2 दिवसीय परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रतिभाग करने देश के पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कृषि, बागवानी और तकनीकी उद्योगों के हितधारक पहुंचे हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षेत्रीय उद्योग हितधारक परामर्श बैठक का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया है कि नॉर्थ स्टेट जोन हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जो भी उद्यमी काम कर रहे हैं उनके कार्यों को प्रदर्शित करना है, ताकि पब्लिक प्राइवेट को कोलैबोरेशन विकसित हो सके और किसानों तक तकनीकी पहुंच सके। संस्थान के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने कहा कि विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षेत्रीय उद्योग हितधारक परामर्श बैठक का आयोजन हुआ। इस उद्देश्य से कहा गया है कि नॉर्थ स्टेट जोन हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र जो भी उद्यमी काम कर रहे हैं उनके कार्यों को प्रदर्शित करना है। फिलहाल मेरे साथ अपनू उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।